हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। स्वागत है आपका क्वेश्चन नंबर 67 के साथ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्यों हमने लिया है, सबके पीछे कारण है। ड्रॉ द सिग्नल फ्लो ग्राफ एंड डिटरमाइन द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द ब्लॉक डायग्राम गिवन बिलो। ठीक है, तो आपका मकसद है एसएफजी तैयार करना और बेस्ड ऑन दैट एसएफजी यू हैव टू प्रोसीड। चलो मान लो इसका एसएफजी मुझे ड्रॉ करना होता तो मैं क्या करता। ओके, यहाँ से चलते हैं। सो ये इनपुट के लिए नोड लिया मैंने आर। अब आपके पास दो समिंग पॉइंट्स है तो दोनों के लिए एक ही नोड असाइन किया है मैंने। देखो यहाँ से सिग्नल जा रहा है, ये ऐड होके इसमें जा रहा है। अब यहाँ से सिग्नल और ये सिग्नल जो कि ऐड होके ही आ रहा है इसमें, यानी कि साइमल्टेनियस सब कुछ एक साथ भी कर दूं तो फर्क नहीं पड़ेगा सिस्टम में। समझ में नहीं आया होगा ना मैं क्या कह रहा हूँ? गुड। ये टीपी है बिफोर एसपी है, तो यस टीपी के लिए हमें नोड देना पड़ेगा। उसके बाद एसपी है, समिंग पॉइंट है, उसके लिए नोड दिया। इन दोनों के बीच में है हमारा G1। ठीक, इस समिंग पॉइंट से अगले टीपी तक हमें मिल रहा है G3, हमने लिया। नाउ यहाँ से यहाँ तक हमारे पास है G4। ठीक है, और उसके बाद है आपका जस्ट आउटपुट दैट इज C। इतनी कहानी समझ में आ गई? ओके, तो यहाँ से लिख लिया, समिंग पॉइंट भी आ गए तो दोनों को हमने एक मान लिया। अच्छा, अब क्या? अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। ये G3 के जस्ट बाद वाले नोड से आ रही हैं H1 और इनपुट यहाँ तक आ रही है G3 के जस्ट बाद और G1 के जस्ट पहले तक, यानी कि यहाँ आ रहा है। एंड दैट इज नथिंग बट द माइनस H1। और यही H जा रहा है, यही H वापस वहीं जा रहा है, मतलब हमने दोनों का एक ही बनाया है। तो दिस इज ऑल्सो, ये भी माइनस है, माइनस H1। समझ रहे बात को? बिल्कुल सर। ये डायरेक्शन का ध्यान रखना बेटा, डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है सर, ये हो गया। अब G1 के जस्ट बाद वाला नोड ये रहा और उस नोड से यहाँ तक G4 के बाद से जा रहा है G2। सो ये यहाँ आ गया G2। ठीक, और साथ में माइनस साइन है तो दिस इज नथिंग बट माइनस G2। एग्जामिनेशन में हबड़ नहीं करेंगे, करने से कुछ भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो अच्छा भला सब पता है, कॉन्सेप्ट सब पता है, लेकिन बता नहीं पा रहे। अब इस वाले नोट से हमारा G1 के बाद वाला ये यहाँ पे आ रहा है ये। ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट वैल्यू है इसकी -1। सो ये बन गया हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। नाउ पाथ मिल गए और लूप मिल गए तो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर लेंगे। लेट्स फाइंड आउट द पाथ। यहाँ से चले और यहाँ आ गए एक पाथ, सो लेट्स गिव द नेम P1। व्हाट इज द गेन? G1, G3, G4। जहाँ कुछ भी नहीं वहाँ क्या है? 1 है। G1, G2 एंड G3 पहला पाथ। ठीक है साहब, ये डायरेक्शन भी है यहाँ पे, ये इधर। व्हाट अबाउट P2? P2 है सर, इधर आए G1 माइनस G2 और इधर आ गए, यानी कि माइनस G1 और G2 आया। ठीक है, इसके अलावा कोई भी पाथ दिख रहा है आपको? नहीं सर, इसके अलावा कोई भी पाथ नहीं दिख रहा है। लेट्स फाइंड आउट द लूप्स नाउ। ठीक है, ओके। सो लूप्स L1 की बात करता हूँ मैं। कहाँ है L1? देखो ध्यान से, यहाँ से आया और यहाँ चला गया, इसको L1 नाम दिया। यह है 1, G1, G3, H1, G1, G3, H1 और माइनस में है ये। नाउ लेट्स फाइंड आउट द L2। ये वाली कहानी खत्म हो गई ना? बना दे क्या कुछ ताकि कंफ्यूज नहीं हो आप? यहाँ से यहाँ एक बन गई है ना, अब दूसरी बनाते। एक लूप तो आ गया, दूसरा लूप ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो इस लूप की वैल्यू बताओ बेटा, माइनस G3, G4। बड़े इत्मीनान से बनाएंगे, हमारे पास कोई जल्दबाजी नहीं है। और लूप बताइए,
और लूप ये वाला मिल गया मुझे एक, यहाँ से चला मैं, यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आया। सो अब मुझे मिला यहाँ पे L3, और L3 की वैल्यू क्या है, G1 G3 माइनस H1। सो G1 G3 और माइनस H1, 3 लूप मिल गए हमें। इसके बाद भी कोई है क्या, देखते हैं जरा। ओके, एक और दिखा मुझे, ध्यान से देखना क्या दिखा मुझे ये दिखा कि मैं यहाँ से चला, यहाँ आया और यहाँ आया और फिर इधर गया और फिर इधर आया। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा मिल गया भाई साहब ये तो L4, जिसकी वैल्यू है माइनस G1 G2 माइनस G1 G2 माइनस 1 एंड G3 माइनस 1 से प्लस 1 बन गया ये G3, और इधर ये गया माइनस H1, यानी कि फिर से बन गया और ये H1 बन गया। और सिमिलरली ये इधर गया तो यहाँ भी एक लूप है, यानी कि सेम 2 लूप मिल गए। L5 भी है जो कि उसकी वैल्यू भी सेम टू सेम है, माइनस G1 G2 G3 H1। 5 लूप हैं साहब आपके, समझ में आया ना बात? आपने खुद से किया था तो कुछ भूले क्या? नहीं भूले, गुड। सो लेट्स फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन नाउ। पहला पाथ, दिस इज द पाथ, और ऐसा कोई सा भी लूप नहीं है जो इससे डिस्कनेक्टेड हो, तो सिंपल वैल्यू लिखेंगे G1 G2 एंड G3। यस, दूसरा लिखेंगे माइनस G1 G2 डिवाइड बाई डेल्टा, दैट इज 1 माइनस इंडिविजुअल लूप गेन्स। सो G1 G3 H1 पहला वाला फिनिश, दूसरा G3 G4 दूसरा वाला फिनिश, तीसरा G1 G3 H1 G1 G3 H1 G1 G3 H1 तो ले चुके हैं ना। अच्छा हाँ, ये 2 बार आएगा, ऑब्वियस सी बात है, और बाकी 2 वो भी, और वो माइनस में ही है, तो माइनस माइनस प्लस G1 G2 G3 H1 G1 G2 G3 H1, ये 2 बार आ रहा है, G1 G2 G3 H1। ठीक है सर, अब नॉन टचिंग लूप गेन्स है क्या यहाँ पे, देख लें हम जरा। सब कनेक्टेड है, ऐसा कोई सा भी लूप नहीं है जो डिसकनेक्टेड है। सो दिस इज योर आंसर, ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन निकालने में परेशानी नहीं है, पाथ फाइंड करने में परेशानी नहीं है। परेशानी कहाँ आ सकती है आपको, इससे ये बनाते समय और उसके बाद लूप्स को आइडेंटिफाई करते समय। ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 68। इज इट विजिबल? यस, परफेक्टली विजिबल सर। आराम से पढ़ेंगे। इन अ फीडबैक सिस्टम शोन इन द फिगर, फीडबैक सिस्टम है यानी कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन वाला सिस्टम है। GPS, ये GPS denotes the controlled process and GCS and HS are the controller transfer function। ये कंट्रोल प्रोसेस यानी क्या एक्शन लेना है, कंट्रोलर की वैल्यू है GP ऑफ S, और साथ में GCS एंड H ऑफ S कंट्रोलर ट्रांसफर फंक्शन। ओके ठीक है, ये ट्रांसफर फंक्शन कंट्रोलर के सिस्टम को डिफाइन करने के लिए है, उसे कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर अलग से लगाया हुआ है। देयर आर 2 इनपुट्स नेमली R ऑफ S एंड N ऑफ S। R ऑफ S जो ओरिजिनल इनपुट है जो इस सिस्टम को लग रहा है वो, N ऑफ S आउटसाइड नॉइज जो होती है ना वो समझ लीजिए इनपुट है जो इसमें ऐड हो रहा है। और एक्चुअली इसी नॉइज को एलिमिनेट करने के लिए हम ये GP ऑफ S लगा रहे हैं, यानी कि कंट्रोलर क्या करेगा, इसके इफेक्ट को नलीफाई करेगा, क्योंकि दिस इज द सिस्टम, ये है ट्रांसफर फंक्शन, लेकिन नॉइज जो है डिस्टर्ब कर रही थी, तो इसलिए जीपीएस इंट्रोड्यूस कर दिया। पूरा स्ट्रक्चर ऐसा बन गया, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। अब ये आगे क्या बोल रहा है वो पढ़ते हैं। डिराइव द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन y ऑफ s डिवाइड बाय r ऑफ s प्रोवाइडेड दिस इनपुट इज 0, मतलब नॉइज नहीं है तो इसकी वैल्यू,
y of s divided by this when r of s equal to 0, and also find the output response y of t when noise n of t is 0 and r of t is unit step input. Assume कि जो gp of s है इसकी वैल्यू ये है एंड h of s इक्वल टू 1 है, ये एज्यूम कर लीजिए। अरे यार बड़ा आसान कहानी हो गई, ये तो इमीडिएट कर दूंगा मैं, y of s अपॉन r of s। कैसे सर? मैं इसको कर दूंगा मेशन्स गेन फॉर्मूले से और मुझे चाहिए फॉरवर्ड पाथ। अब एसएफजी में कहाँ ले जाएंगे, देख के सीखिए अब डायरेक्ट करना। सर एक पाथ मिल गया मुझे, दिस इज द पाथ। ये क्या है बेटा? 1 है। ये क्या मिला इस पे पूरे में? सर इस पूरे में मुझे मिला ओनली GP ऑफ S। दिस इज नथिंग बट GP ऑफ S। और कोई पाथ है क्या जाने का यहाँ पे? हाँ सर दूसरा पाथ भी है सर। यहाँ से यहाँ आया मैं, फिर यहाँ आया और फिर यहाँ पहुँच गया, यानी कि GC ऑफ S गुणा H ऑफ S प्लस GC ऑफ S गुणा H ऑफ S एंड दिस, ये है 0। ओ सॉरी, GCS, HS और GPS भी है साथ में, GP ऑफ S। दो मुझे पाथ मिल गए। अब मुझे लेना है 1 माइनस, डिटरमिनेंट लिखना है ना, 1 माइनस हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए भाई मुझे, हाँ गुड। सो 1 माइनस लूप्स। कौन कौन है लूप जरा देखना। ये लूप है क्या? दिस, यस दिस इज द लूप। और इस लूप में क्या क्या है बेटा? ये और ये -1। सो दिस इज नथिंग बट GP ऑफ S गुना H ऑफ S। ये लूप है क्या? ये नहीं, ये लूप नहीं है, ये रिवर्स नहीं कर सकते अब। सो यहाँ से यहीं आ सकते हैं बस, इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। क्या ऐसे है क्या? नहीं, बिल्कुल ओनली 1 लूप। सो दिस इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन। इसकी बात हो गई। सिमिलरली आप ये भी ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे, आराम से कर सकते हैं। आइए देखें। तो ये तो पहले का आंसर हो गया। दूसरे का आंसर निकालते हैं। y ऑफ s डिवाइड बाई n ऑफ s, यानी कि r ऑफ s 0 है यहाँ पे इसके लिए और इसके लिए n ऑफ s 0 है। तो ये है हमारा इनपुट, यहाँ से जाइए आउटपुट तक। सो दिस इज ओनली 1 पाथ वी हैव एंड दैट इज द GP ऑफ S। ये तो कभी किसी के लिए चेंज नहीं होता, ये पूरे सिस्टम का डिटर्मिनेंट है, ध्यान रखिएगा। पूरे सिस्टम का डिटर्मिनेंट 1 बार में फाइंड करते हैं, फिक्स्ड है, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज नंबर 2 जो उसने पूछा था। अब उसने पूछा ऑल्सो फाइंड द आउटपुट रिस्पॉन्स y ऑफ t व्हेन n ऑफ t इक्वल टू 0, मतलब इस वाले को उठाना है। इससे बात करेंगे बिकॉज दिस इज कैलकुलेटेड व्हेन ns इज इक्वल टू 0। अब ये बोल रहा है हमें y ऑफ t निकालिए, n ऑफ t 0 रखिए, r ऑफ t यूनिट स्टेप रखिए और GP ऑफ S जो है और GC ऑफ S दोनों बराबर रखिए 100 डिवाइड बाई 1 प्लस S और H ऑफ S 1 रखिए। तो सबसे पहले यहाँ आ जाइए हम y ऑफ S डिवाइड बाई r ऑफ S पे। सो दिस इज इक्वल टू H ऑफ S की वैल्यू क्या रखेंगे हम? 1 रखेंगे और ओके ठीक है, H ऑफ S 1 हो गया और ये दोनों बराबर है ना, यही है ना, हाँ ठीक है, ये दोनों बराबर है। तो बराबर है का मतलब ये कि GP ऑफ S, इन दोनों की वैल्यू बराबर है तो किसी एक का स्क्वायर लिख दिया मैंने, लाइक दिस, डिवाइड बाई 1 प्लस GP ऑफ S। हियर इट इज। आई बात समझ में? अब क्या किया मैंने, यहाँ से GP ऑफ S कॉमन आया ऊपर से, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस GP ऑफ S डिवाइड बाई क्या है बेटा? GP ऑफ S। ओ सॉरी, पूरी कहानी है ना यहाँ नीचे, तो यानी कि GP ऑफ S प्लस 1 है। अब ये एक दूसरे को काट दिए, आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा, थोड़ा सा ऊपर पहुंचा दिया मैंने इसको, y ऑफ s डिवाइड बाई r ऑफ s इज इक्वल टू ओनली GP ऑफ s, और उसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 100 डिवाइड बाई s प्लस 1।
लेकिन ये y ऑफ टी पूछ रहा है हमसे, तो y ऑफ s लेके आइए इधर, r ऑफ s इधर करिए, और r ऑफ s की वैल्यू क्या है कोई बताएगा? 1/s गुणा 100/s प्लस 1। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द आउटपुट रिस्पॉन्स yt व्हेन nt, yt की इक्वेशन पूछ रहा है हमसे, तो इसका इन्वर्स लाप्लास लेंगे, उससे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। सो समथिंग डिवाइड बाय s अपॉन समथिंग डिवाइड बाय s प्लस 1। s की वैल्यू रखिए 0, इसको छिपा दीजिए, तो दिस इज नथिंग बट 100। s की वैल्यू रखिए -1 और इस टर्म को छिपा दीजिए, सो दिस इज नथिंग बट -100। इज इट करेक्ट क्या? करके देख लो आप। 100s प्लस 100 माइनस 100s, ऐसे गुड कैंसिल, यस परफेक्ट है दिस। अब क्या करना? अब ILT ले लो आप, ILT जैसे ही लोगे y ऑफ s बन जाएगा y ऑफ t, एंड 100 आउटसाइड ले लीजिए, 1 माइनस e टू द पावर माइनस t, एंड एंटायर थिंग इज मल्टीप्लाई विद u ऑफ t। समझ गए ना कहानी? गुड। तो इस टाइप की चीज भी आ जाएगी तो आसानी से कर देंगे। और कुछ तो नहीं पूछा था ना? बराबर। अगला क्वेश्चन लेंगे, और सारी चीजें हमें समझ में आ रही है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सोच जरूर रहे होंगे कि सर ये लल्लू क्वेश्चन, और वो भी इस स्टेज पे इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद। हाँ जी, ये लल्लू क्वेश्चन बहुत कुछ बताने वाला है आपको जीवन में। जरा देखो क्या बताने वाला है। फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन x2 बाई x1। इसने यही बोला ना, x2 बाई x1 और t से मल्टीप्लाई यानी कि t की वैल्यू पूछी है इसने कुल मिला के आपसे। t इज इक्वल टू, वही ट्रांसफर फंक्शन पूछा है। तो फाइंड करते हैं हम इसको एक नए तरीके से, बाद में मेशंस गेन लगा देंगे। देखो इस x2 की इक्वेशन लिखो बेटा, x2 की इक्वेशन तमाम जो भी इस पे सिग्नल आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो x1 आ रहा है, बट 5 से मल्टीप्लाई होके आ रहा है। साथ में ये x2 खुद आ रहा है 0.5 से मल्टीप्लाई होके, सो 0.5 ऑफ x2। इसके अलावा कोई भी सिग्नल है जो लिखोगे? कुछ भी नहीं बचा सर। ये यदि इधर ले लूं मैं, सो इधर बचेगा 0.5 ऑफ x2 इज इक्वल टू 5 ऑफ x1, और x2 बाई x1 की वैल्यू हो गई 5 बाई 0.5, सो दिस इज इक्वल टू 10। अरे सर x2 बाई x1 ही लाना था, तो 10 इज द आंसर। समझ रहे हो बात को? जी समझ गए। अब मान लो इसे मेशंस गेन फॉर्मूले से करना होता, तो यहां से यहां तक फॉरवर्ड पाथ कितना है? ओनली 1, दैट इज 5, डिवाइड बाई 1 माइनस लूप कितना है सर? ओनली 1 लूप, दैट इज 0.5। सो इसकी वैल्यू भी आ गई क्या? 10। अब मस्त खुशी खुशी 10 करके आएंगे। अब हम यहाँ पे ट्विस्ट बनाते हैं इस पूरी कहानी में हम ट्विस्ट ऐड करते हैं। और ट्विस्ट क्या है देखे जाइए। इस लूप को यहाँ से भगा के इनपुट पे लगाना चाह रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना है। ये इनपुट पे नोट लगा दिया है और उसकी वैल्यू मैंने लिख ली है वही 0.5। अब एक क्वेश्चन यदि ऐसा आ जाता तो आप क्या करते? अरे सर क्यों मजाक कर रहे हो, हम कर देते सर, इसमें क्या है, इसमें कौन सी नई बात है। लगा देते मेशंस गेन फॉर्मूला, t इज इक्वल टू यहां से यहां तक जाने के लिए गेन दैट इज 5 एंड लूप 1 माइनस 0.5, सो दिस इज अगेन 10। आप खुशी खुशी 10 मार के आ जाते, और जैसे ही मार के आते लंका लग चुकी होती है आपकी, क्योंकि इस पर्टिकुलर परिस्थिति में आपका मेशंस गेन फॉर्मूला हाथ जोड़ लेगा, उसको मेशन गेन फॉर्मूला नहीं कर सकता। इसे क्यों नहीं कर सकता? क्या कारण है सर? समझिए कारण। देखो इस वाली मेथड से जो ओरिजिनल है, जो इक्वेशन करके आप चीजों को करते हैं, मान लो हम x2 की इक्वेशन लिखते हैं, तो x2 की इक्वेशन क्या आती बेटा? 5 टाइम्स ऑफ x1, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। जी हाँ सर। तो यहां से तो x2 अपॉन x1 की वैल्यू आई बड़ी खुशी से 5, वही ये मेशन गेन बोल रहा है 10। तो सर ये लोचा है क्या? प्लीज क्लेरिफाई द लोचा। देखो मान लो
इस इक्वेशन x1 की इक्वेशन लिखते हैं आप, मान लो फॉर एग्जांपल x1 की इक्वेशन लिखते तो वो क्या आती, इस पे आने वाला सिग्नल दैट इज 0.5 ऑफ x1। अच्छा, मतलब एक आधे के बराबर हो सकता है क्या? 1 रुपये और 98 बराबर हो सकते हैं क्या? ये तो बोल रहा है कि 1 रुपये और 98 बराबर करो, बोल रहा है ना। तो ये कहानी जो पर्टिकुलर दिख रही है ये वैलिड है क्या? ये कभी भी वैलिड हो सकती है क्या? नहीं, दिस इज द इनवैलिड कहानी। अब जो क्वेश्चन है आपके पास में वो खुद ही इनवैलिड हो जाए तो बेचारा मेसन्स गेन फॉर्मूला क्या करे भाई। बट द क्वेश्चन इज, ये इनवैलिड हो क्यों रहा है भाई? ये इसलिए इनवैलिड हो रहा है कि इनपुट नोड या सोर्स नोड, ये देख रहे हो ना, सोर्स नोड दिस x1, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए x1 क्या हो गया? इनपुट नोड हो गया, सोर्स नोड हो गया। सोर्स नोड, सोर्स नोड की क्या खासियत पड़ी थी हमने कि सोर्स नोड से सिग्नल आउटगोइंग होना चाहिए। कंडीशन क्या है? सिग्नल शुड बी आउटगोइंग, शुड बी आउटगोइंग। लेकिन यहां पे क्या हो रहा भाई? क्या इनपुट पे सिग्नल इनकमिंग हो सकता है? नहीं। सोर्स नोड की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, सिग्नल शुड बी आउटगोइंग। यदि ये कंडीशन वैलिड नहीं है तो कहानी वैलिड नहीं होगी। देख लो, इसमें चीजें इनवैलिड हो जा रही है। तो सर क्या करें फिर? क्या किया जा सकता है इसमें? देखो, समझना ध्यान से, इसको मैं अगले पेज पे बना रहा हूं, ठीक? ये बना दिया मैंने। अब देखो ध्यान से, आपको एक बात समझ में आ गई कि x1 इनपुट नोड है और इनपुट नोड पे इनकमिंग ब्रांच होनी नहीं चाहिए, आउटगोइंग होनी चाहिए। अच्छा, इसलिए आप मेसन्स गेन फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे हो। लेकिन इससे पहले जब ये लूप यहाँ था तो आउटपुट नोड पे था, वहां हमें कोई परेशानी नहीं थी। इनपुट पे यदि कुछ भी लोचा हो जाएगा तो मेसन, वो कंडीशन खुद ग्राफ ही इनवैलिड हो जाएगा, तो मेसन गेन लगेगा ही नहीं। तो क्या करें? काम करें, एक जुगाड़ करते हैं। और मुझे जुगाड़ बोलता है कि इस पॉइंट को एक्सटेंड यहां पे करते हैं और इस पॉइंट को सपोज में लिख लिया पॉइंट x एंड दिस इज गेन 1। कोई फर्क नहीं पड़ता इस सिस्टम में। अब ये मैं माना कि इनपुट नोड x है मेरा, x1 नहीं है। लेकिन हमसे तो पूछा जा रहा है कि x2 अपॉन x1 ही फाइंड कीजिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। कर लेंगे, इक्वेशंस बनाते हैं और करते हैं। आइए जरा ध्यान से देखिएगा। लेकिन क्या ही इक्वेशन बनाना है, क्योंकि सीधी सी कहानी हो ही चुकी है ऑलरेडी। हाँ, बनेगी कहानी। कैसे बनेगी? x2 बाई x1 चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे? x2 बाई x फाइंड करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, और फिर x1 बाई x फाइंड करेंगे, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, तो क्या मिल जाएगा हमें? इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो हमें मिल जाएगा x2 अपॉन x1, जो कि हमें चाहिए। सर इतना आप बड़े मतलब कुछ चीजें बता रहे हो हमें, क्यों बता रहे हो? अरे इसलिए बता रहा हूं ना कि चीजें वैलिड ना रही, इनवैलिड हो गई, तो उस इनवैलिड को वैलिड कर रहे हूं। अब ये इनपुट नोड रहा नहीं तो हमें शिकायत है नहीं इसकी कि इस पे इनकमिंग ब्रांच क्यों है। ये इनपुट नोड है और इससे आउटगोइंग ब्रांच है, और एक अलग से एक्सटेंडेड इनपुट नोड विद गेन 1 कर भी दूं तो सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर लेट्स फाइंड आउट दिस। इक्वेशन नंबर 1 में जो जो शामिल है फाइंड करो। तो सबसे पहले x1 की वैल्यू लिखता हूं। x1 इज इक्वल टू 0.5 ऑफ x1 प्लस x। तो यहां से आ रहा है कि 0.5 ऑफ x1 इज इक्वल टू x, ठीक है, यानी कि x1 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ x। इक्वेशन नंबर 3 नाम दे रहा हूं मैं इसको। अब यहां x2 की इक्वेशन लिखो। सो x2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ x1। x2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स x1, और वो जो है x1 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ x है। सो 5 गुणा 2 टाइम्स ऑफ x, सो दिस इज नथिंग बट 10 टाइम्स ऑफ x। इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो आप। तो कहने का मतलब x2 बाई x ले आए हम, हियर इट इज,
और x1 बाई एक्स ले आए, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 3, क्या है इक्वेशन नंबर 4? ये रही x2 10x डिवाइड बाई x1 2x, x गुड कैंसिल और इसकी वैल्यू आ गई 5, यानी कि x2 बाई x1 इज इक्वल टू 5। अब एकदम चीज क्लियर हो गई सर, वैल्यू 5 ही आनी चाहिए थी, पहले भी डायरेक्ट ही आ रही थी, आपने देखा ना यहाँ डायरेक्ट आ रही थी, ये 5 आ रही थी, ये वास्तविक है, ये ट्रू बात है, 5 ही आना चाहिए। आई बात समझ में? आ गई 5, मतलब एकदम आपने नीट एंड क्लीन कर दिया चीज को। यही चीज हम विदाउट एनी कैलकुलेशन मेसन गेन फार्मूले से भी करते हैं। हम पहले फाइंड करते हैं t एंड दैट t इज नथिंग बट x2 अपॉन x फाइंड करते हैं, x2 अपॉन x फाइंड करते हैं। तो फॉरवर्ड पाथ 1 गुना 5, सो दैट इज 5 डिवाइड बाय 1 माइनस लूप दैट इज 0.5, सो इसकी वैल्यू आ गई 10, इक्वेशन नंबर 1। अब हम ये t1 नाम दे दीजिए, t फाइंड कीजिए x1 बाई x के लिए, x1 बाई x यहां से यहां तक जाइए, पाथ मिला आपको ओनली 1 और दिस इज नथिंग बट द सेम है, कोई दिक्कत नहीं, इसकी वैल्यू है 2, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब यहां 1 डिवाइड बाई 2 करिए राजा, तो आपके पास क्या मिलेगा? x2 अपॉन x1 मिलेगा t एंड दैट इज 5, यहां से भी यही मिल रहा है। तो जब भी ये ओपन लूप या सोर्स नोड पे इनकमिंग ब्रांच आ जाए तो आपका SFG नहीं लगेगा, सॉरी मेसन गेन यूज नहीं करना है। तो क्या ये करना है, ये सब करना है? ये भी मत करना, हम आपको बता रहे हैं, इंतजार कीजिए, क्योंकि हम ये सब चीज अब जो पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन में, ये पढ़ रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो पहले तो हेडिंग लिखिए। चलिए अब इसमें पहली कंडीशन क्या आ गई? इफ सोर्स नोड कंटेन्स एनी इनकमिंग ब्रांच then we cannot apply Mason's gain formula. ठीक है, पहली कंडीशन है सोर्स नोड कंटेन्स एनी इनकमिंग ब्रांच then we cannot apply the Mason's gain formula. तो क्या करें सर? ऐसी परिस्थितियों में जुगाड़ है, और जुगाड़ ये कहता है क्या करें? देन वाई, देन व्हाट, यानी क्या किया जाए, तो वो बता रहा हूं मैं, जुगाड़ बता रहा हूं क्या करना है आपको। क्वेश्चन फिर वही मैं बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। कंडीशन है ये आपकी, दिस इज नथिंग बट x2 और ये है बेटा x1, ये आ रहा है 0.5 एंड दिस इज 5। कंडीशन फुलफिल होती है कि सोर्स नोड है, आप ये तो मेसन गेन फार्मूला नहीं लगाना, बट देन व्हाट, क्या करें, देन क्या करें आप? तो ये क्या करें लगता है, इन दिस कंडीशन रिमूव द सेल्फ लूप एंड फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन बाय मेसन्स फार्मूला। ऐसी कंडीशन में बोल रहा है भूल जाइए यहां पे कुछ था, हटा दीजिए इसको, बोल रहा है, यानी कि जस्ट एज्यूम, जब इनवैलिड बन रहा है तो इसको भूल जाइए, जस्ट एज्यूम दिस एंड व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन नाउ? 5। कहानी रिजॉल्व। जब भी ऐसा लूप मिल जाए, जिसे इसे क्या बोलते हैं? सेल्फ लूप बोलते हैं ना, सेल्फ लूप। इनकमिंग ब्रांच मिल जाए सोर्स नोड पे तो उसको हटा दो आप एंड डायरेक्टली प्रोसीड विद द मेसन गेन फार्मूला, यू गेट द ट्रांसफर फंक्शन। और भी कंडीशन देखिए, अब देखेंगे हम कंडीशन 2, और कंडीशन 2 क्या होती है वो देखो जरा, ध्यान से देखना है ना। आपके पास कहानी है कुछ ऐसी कि दिस इज नथिंग बट x2 एंड दिस इज नथिंग बट x1, और यहाँ पे है आपका लूप, सेल्फ लूप, और उसकी वैल्यू है यूनिटी, 1 इज द वैल्यू एंड लेट्स टेक दिस इज द गेन 5। अब यदि आप यहाँ से ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने की कोशिश करो तो मैंने क्या बोला था, इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बना लेते हैं, क्या ही प्रॉब्लम है।
x2 की इक्वेशन बनाते हैं सबसे पहले। x2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ x1 प्लस 1 टाइम्स ऑफ x2, 1 टाइम्स ऑफ x2, तो ये 0 टाइम्स ऑफ 5x1, x1 इज इक्वल टू 0, तो ये तो पूरा रायता फैल गया भाई। तो ये अगेन कुछ इनवैलिड सी कहानी कर दी इसने, ठीक। ये पूरी कहानी क्या है, इनवैलिड, यानी कि इसने तो इनपुट ही 0 कर दिया। ऐसा कुछ करने से इक्वेशन बना रहे हैं तो इनपुट की वैल्यू भी 0 आ गई। और सेम चीज को यदि ट्रांसफर फंक्शन से कर रहे होते, आप मेशन्स गेन फॉर्मूले से कर रहे होते, तो मेशन गेन फार्मूला आपको बोलता यहाँ से यहाँ तक पाथ 5 1 माइनस लूप की वैल्यू है 1, सो दिस इज नथिंग बट 5/0, सो इनफाइनाइट। सो ये नॉट डिफाइंड वाली कहानी आ गई फिर यहाँ पे। अब क्या, फंस गए ना अपन। तो whenever we have self loop of gain 1, whenever we have single self loop of gain 1, then we cannot apply the Mason gain formula. This is the condition. Note down करेंगे, if single loop of gain 1 exists in SHG, then we can't apply, क्या we cannot apply Mason's gain formula, ठीक है। Then what, remove the loop and find the transfer function, बराबर। यानी कि अब इसका यदि आपको लिखना होता तो इसको हटा दो आप, सो t इज इक्वल टू 5 आता है यहां पे। क्लियर है, ठीक। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं हम, देखते हैं आप कैसे कर पाते हैं इसे। सो ये मैं बनाया, यहाँ पे एक लूप ले लिया और यहाँ पे भी एक लूप ले लिया, 5 इसकी वैल्यू लिखा, दिस इज x2 और दिस इज x1, दिस इज 0.5 एंड दिस इज ऑल्सो 0.5 एंड आई एम आस्किंग व्हाट इज x2 अपॉन x1। तो क्या करोगे, विल रिमूव दिस, समझ गए बात को। तो x2 अपॉन x1 मेशन्स गेन फॉर्मूले से करेंगे, 5 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.5, सो दिस इज नथिंग बट 10 इज द आंसर। डोंट डू लाइक दिस, x2 अपॉन x1 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.5 माइनस 0.5, नहीं करना, ये इनवैलिड कर देगा और ये माइनस भी होता। चलो ये भी कर लिया मैं, तो ये 5 लिख देते अपन, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि इनपुट नोड पे कोई भी इनकमिंग ब्रांच नहीं होनी चाहिए। यदि हो गई तो वो ग्राफ को ही इनवैलिड कर देगी। जैसे कि यहाँ पे यदि गलती से भी ऐसा कर दिया तो वो ग्राफ ही इनवैलिड हो जाएगा, तो मेशन गेन फॉर्मूला लगाएंगे कैसे हम, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा इनकाउंटर होगा तो इसे रिमूव कर देंगे। प्रैक्टिकली भी आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, सिग्नल को उसी पे फीडबैक कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप, हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए अगली क्लास में मिलूंगा और उस क्लास में हम देखेंगे एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है और उसका एसएफजी तैयार करना है तो कैसे करते हैं।